Yes, I can send the previous lecture notes surely. Last time कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, मैंने बहुत कोशिश करी कि फिनिश होना चाहिए पर I was not able to finish. आज का टारगेट बच्चे आपका सरफेस टेंशन विस्कोसिटी का है. Okay. Today we will discuss. My voice is audible to all, na? Dev? Yes, sir. Okay. We will discuss about a property of a liquid that is called surface tension. Okay. Sir, Surface- last time siphon was not completed. The chart. I will complete. I will complete. Okay. Sure, sir. तो बहुत सिंपल से बेटा डिस्कशन है कि अगर मैं बात करूं कि जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात की जाए उसमें दो प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं और देयर टू प्रॉपर्टीज, वन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन एंड सेकंड इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके. तो सरफेस का मीनिंग बड़ा सिंपल सा होता है. आप सरफेस का मीनिंग क्या समझते हो? तो सपोज करो आपने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, है ना, और अगर मैं इसकी सरफेस को ऐसे काउंट करूं कि सर ये मेरी सरफेस है, तो कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं सर व्हाट डू मीन बाय सरफेस. तो टेक्निकली जिस भी आप लिक्विड की बात कर रहे हैं उसकी 10-15 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डायमीटर, इसको बच्चे हम लोग सरफेस बोलते हैं. ओके. ठीक है. नो डाउट आपने यहाँ पे लिक्विड शो किया, इस तरीके से आपके पास लिक्विड है. मैं लिक्विड में सिंपल से अगर सबसे आसान रखूं तो वाटर के लिए बात करते हैं. ठीक है ना. अब दो चीजें हैं बच्चे, जो मॉलिक्यूल्स आपके पानी के अंदर हैं उनको अगर ध्यान से देखो और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं. ओके. जो मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर पे हैं बच्चे, उनके चारों तरफ से बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सब साइड से इक्वल होता है. तो यू विल से द नेट फोर्स ऑन दिस मॉलिक्यूल इज 0. पर जो मॉलिक्यूल बच्चे सरफेस पे है उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि उसको इंटरनल जो कोहेसिव फोर्स मिल रहा है वो तो स्ट्रांग है, पर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे उसका फोर्स ना के बराबर है. तो ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसमें नेट फोर्स किधर होता है बच्चे? इनवर्ड होता है. They don't want to lie at the surface of the molecule. Okay? तो सीधी सी बात है बच्चे, जो भी मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस पे होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है? इनवर्ड मूव करने की. वो कभी भी सरफेस पे रहना नहीं चाहते और एसिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यही मेन रीजन होता है सरफेस टेंशन. ऐसा फील करो कि अगर एक बैलून ले लो, है ना, घर पे सोचो एक ग्लास लो, है ना, इस ग्लास पे सरफेस पे ऐसे बैलून का एक लेयर लगा दो और उस बैलून की लेयर को अंदर की तरफ पुल करो, तो क्या उस पर कुछ लगता है? टेंशन आएगी. यस. तो ये जो एसिमेट्रिक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके चलते जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस पे उन पे एक फोर्स आता है. अगर आप इसे देखना चाहो तो एक दूसरे व्यू से भी देख सकते हो. अगर मैं इसको टॉप से देखता, है ना, इसी सरफेस को बच्चे में टॉप से देखता, तो
ऐसा हो सकता था कि भाई ये मेरे पास ग्लास था, ऐसा दिखता, ठीक है, ये सेम इसी ग्लास को टॉप से देखा गया बेटा, है ना। इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और आप एक सिंपल से वाटर के सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ करिए। दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन, है ना, ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, बस आपने लाइन ली। इस लाइन ने क्या किया, सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक साइड की सरफेस और दूसरी साइड की सरफेस, ये दोनों साइड की सरफेस के उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, फील करके देखो तो इस इमेजिनरी लाइन पे साइड में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, ये मॉलिक्यूल्स मिलके आपके इस लाइन को खींचेंगे। कितने फोर्स से खींचेंगे, लेट्स से F फोर्स से खींचते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल के एक साइड, इस लाइन के एक साइड ही मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों साइड मॉलिक्यूल्स हैं, आपके फोर्स लगाते हैं तो इधर से भी फोर्स F आता है। अच्छा, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ये फोर्स लेंथ पे डिपेंड करेगा। रीजन, जितनी बच्चे लेंथ ज्यादा होगी, है ना, लेंथ आप बढ़ाते जाओगे तो उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपके मिलते जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल ज्यादा बढ़ेंगे उतना आपका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, लेंथ के होता है। जो दोनों साइड से फोर्स आया, नो डाउट ये फोर्स कैंसिल आउट होगा, नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो एक साइड की फिल्म है, इस लाइन के एक साइड की फिल्म, है ना, इस साइड की फिल्म ने क्या फोर्स लगाया, यस सर, इस साइड की फिल्म ने फोर्स लगाया, यस सर। तो जो सरफेस फोर्स अप्लाई करती है, उस फोर्स को हम लोग बच्चे यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। ये फोर्स लेंथ पे डिपेंड करेगा। फोर्स की वैल्यू टोटल सॉल्व की जाए तो F इक्वल टू T इंटू L लिखा जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इसको बहुत बढ़िया नाम देते हैं, इसको लीनियर फोर्स भी बोलती है। तो दोनों साइड से जो फोर्स आपका आता है वो F इक्वल टू T इंटू L, और इफ somebody asks what is the value of surface tension, तो you will say T is equal to force acting per unit length। सरफेस टेंशन आपकी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हुई, इसकी यूनिट को पूछे तो क्या होगी, सिंपल न्यूटन पर मीटर। जैसे लिक्विड की बाकी प्रॉपर्टीज होती है, डेंसिटी, वॉल्यूम, वैसे बच्चे यहाँ पे सरफेस टेंशन है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ओके। तो T इक्वल टू F बाय L आता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे यहाँ पर कभी एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस आपको बेटा दिखाता हूँ क्या क्या एग्जाम से पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको एक लिक्विड की लेयर लेता हूँ बच्चे, ये लेयर देखिए आपको, इस लेयर की सरफेस पे आप बहुत ही हल्के से आहिस्ता से एक पिन रख देते हैं। लेट्स से पिन है यहाँ पर। अब ये पिन अगर आपने बच्चे यहाँ पे रखी तो क्या ये पिन सरफेस पे रेस्ट पे आ सकती है। अब बोलोगे सर इट इज इम्पॉसिबल कि हम सरफेस पे एक ऑल पिन को रेस्ट पे रख पाए। आप बच्चे ट्राई करके देखिएगा, एक ब्लॉटिंग पेपर ले लीजिए जो इंक को एब्जॉर्ब करता है, उसकी सरफेस पे एक ऑल पिन रखिए और थोड़ी देर के लिए चले जाइए। तो थोड़ी देर में क्या होगा, ब्लॉटिंग पेपर पानी को एब्जॉर्ब करके नीचे चला जाएगा और पिन सरफेस पे रेस्ट पे होगी। तो यही डायग्राम बेटा आ रहा है आपका। तो साइड वाली जो सरफेस है इसने क्या इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, यस सर। दूसरी साइड वाली सरफेस में क्या कुछ फोर्स अप्लाई किया, यस सर। ये फोर्स ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा, जो ऑल पिन आपने बच्चे लिए उसकी लेंथ पे, है ना। लेट्स से अगर मैं डायग्राम में यहाँ पे लेंथ L शो कर दूं तो फोर्स की वैल्यू दोनों साइड से कितनी आ जाएगी, T इंटू L। अगर मैं देखूं तो बच्चे यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो आपका उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। लेट्स से अगर ये एंगल थीटा और थीटा है तो अपवर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चे, TL cos थीटा, TL cos थीटा। और ये जो पिन है वो सरफेस से बिल्कुल आराम से रेस्ट पे है। तो दो ही फोर्स हैं, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का फोर्स राइट साइड से, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन का लेफ्ट साइड से। ये दोनों फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट किसको बैलेंस करेंगे बच्चे, वेट को, और ये पिन रेस्ट पे है। डन। या फिर अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो और अच्छा एग्जांपल बच्चे में दे रहा हूँ आपको, इधर देखना। आपके पास एक रिंग रखी हो बच्चे, है ना, ये रिंग आपके वॉशरूम में ऐसे ग्राउंड पे पड़ी हुई है। इस रिंग को अगर पिक करना चाहते हो तो कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बोलोगे सर रिंग का वेट mg है, अगर रिंग को मैं पिक करना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। सर मुझे इसको पिक करने के लिए इसका नॉर्मल रिएक्शन 0 करना पड़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन को 0 करने के लिए मुझे फोर्स इतना लगाना पड़ेगा जो उसके वेट से ज्यादा हो। टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू अप्लाई फोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू वेट। वेट से जैसे ज्यादा फोर्स होगा ये बॉडी बेटा एयर में आ जाएगी। डन। अब तुम ध्यान से देखना, इसको ट्राई करके देना, है ना। तुम क्या करना, जो तुम्हारा बाथरूम था, वॉशरूम था, उससे थोड़ा जमीन पे पानी डाल दो और अब उसके ऊपर बच्चे आप रिंग रखे। जब आप अब रिंग रखोगे तो कोई डिफरेंस आएगा, यस सर। अब आप अगर इसको ऊपर उठाना चाहते हो तो एक फिल्म बन चुकी होगी, और ये फिल्म आपकी कुछ इस तरीके से आ रही होगी, देखना अच्छे से। ये
एक इसका आउटर पार्ट होगा, एक उसका इनर पार्ट। तो एक आउटर पार्ट में फिल्म आएगी बच्चे और एक इनर पार्ट में फिल्म आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड तो दोनों साइड होगा ना, इनर रिंग के इनर पार्ट में भी होगा। तो मुझे सर अब मुझे बॉडी को उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक mg आपको लगाना पड़ेगा, एक F, और इस बार F किससे ज्यादा होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा एफर्ट बच्चे आपको साइड से देखना पड़ेगा। ये जो फिल्म है दिख रही है ना, आपको दिखाता हूँ बच्चे, ये जो फिल्म आ रही है और एक जो आउटर फिल्म आ रही है, ये रिंग के साथ टच में है। आउटर रेडियस को अगर मैं R1 मान लूं और इनर रेडियस को R2 मान लूं, तो आउटर से मेरे पास फोर्स कितना आएगा, T इंटू 2πr1, और इनर से फोर्स कितना आएगा बच्चे, तो T इंटू 2πr2। अब अगर आपको उठाना है इस रिंग को, तो नो डाउट यू हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट, और F किससे बड़ा होना चाहिए, mg प्लस T इंटू 2πr1 प्लस T इंटू 2πr2। आप ट्राई करके देखिएगा, जो ड्राई फ्लोर होगा उस पर पिक करने के लिए एफर्ट डिफरेंट होगा, और जो वेट फ्लोर होगा उस पर आपका एफर्ट डिफरेंट आएगा। क्लियर? तो लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है बच्चे, कई बार आप देख सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, तो जो हमारा सबसे पहला जो मुझे याद पड़ रहा है बचपन में आता था कि भाई हम लोग पास पेंट ब्रश होते थे। अब पेंट ब्रश को जैसे आप बच्चे पानी में डाल के रखते थे, वो कैसा रहता था, स्प्रेड रहता था। पर जैसे आप उसको, जब आप उसको ऐसे रखते थे तो एक फिल्म बनती थी, और आप इसको जैसे बेटा वाटर से बाहर निकालते थे, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता था। ये जो थ्रेड आपका होता था पेंट ब्रश, वो अपने आप ही पॉइंटेड हो जाता। पॉइंटेड क्यों होता था, सिंपल सी बात थी बच्चे, ये जितने भी ब्रिसल्स थे सबके बीच में बच्चे लिक्विड के फिल्म बनी। ड्यू टू सरफेस टेंशन ये जैसे बाहर निकालोगे श्रिंक करना चाहेगा, श्रिंक करके शेप में जो आता है उसका मेन रीजन बेसिकली बच्चे क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन ही होता है। ओके, क्लियर? तो ये सरफेस टेंशन का फोर्स आया बेटा T इंटू F इज इक्वल टू T इंटू L। जब भी बच्चे फोर्स निकालना हो तो आप इस पे फोकस करिए, टेंशन, और जितनी लेंथ आपको मिल रही है उस लेंथ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, F इज इक्वल टू सिंपली T इंटू L। क्लियर? आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है इस तरीके से। बच्चे उन्होंने क्या किया, एक यू शेप का वायर लिया, और यू शेप के वायर को बच्चे एक बहुत ही लाइट वायर से आपने हैंग किया। यहाँ पर जो आपके पास जगह थी, यहाँ पे आपने बच्चे एक लिक्विड की फिल्म बना रखी थी। ये बच्चे फिल्म आपके पास आ रही है इस तरीके से, ओके। और ये जो लिक्विड की फिल्म होगी कितना फोर्स अप्लाई करेगी, सिंपल, इट विल डिपेंड्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का T है, लेंथ L है, और ये जो लाइट वायर है इसका कुछ तो वेट होगा। लेट्स से इसका वेट अगर m है और ग्रेविटी को कंसीडर करें तो वेट mg डाउनवर्ड आया, और ये अगर इक्विलिब्रियम में तो T इंटू L इज इक्वल टू mg। ओके, ना केवल यहाँ पे बेटा बात आती है, एक और जेई में या डिफरेंट एग्जाम से क्वेश्चन आया है। आपने छोटे पे इंक ड्रॉपर्स देखे होंगे, है ना, हम लोग इंक ड्रॉपर्स को यूज करते थे, और इंक ड्रॉपर्स को जिस तरीके से आता था, अपर पार्ट पे ये फ्लैट पोर्शन ऐसे, ये बच्चे आगे जाके नोजल जैसा आता था। आप इस पार्ट को क्या करते थे बेटा, प्रेस करते थे, यहाँ से सारी एयर निकाल के इसका वैक्यूम क्रिएट करते थे, और जैसे बच्चे इसको आप किसी इंक में डिप करते थे और पिछला पोर्शन रिलीज करते थे, तो ड्यू टू वैक्यूम यहाँ से इंक इसमें राइज कर जाते थे। याद आ रहा है? तो मतलब सर हाँ, ये ड्रॉपर है मेरे पास, और इस ड्रॉपर में मैंने इंक फिल कर रखी है, ठीक है। लेट्स से मैंने जो बच्चे इंक यहाँ पे फिल कर रखी थी वो आपने यहाँ पर मान लिया सर रेड कलर की इंक आपने यहाँ पे फिल कर रखी है, ठीक है। अब याद है बच्चे, जब आप इसको हल्का सा फिर से प्रेस करोगे साइड से, तो क्या होगा, यहाँ बच्चे रेड कलर की इंक की ड्रॉप आ जाएगी। क्या आपको लगता है बेटा जितना आप प्रेस करते जाओ, जितना हार्ड इसे प्रेस करते जाओगे, क्या ड्रॉप बड़ी होती जाएगी? यस सर। क्या ड्रॉप कितनी भी बड़ी हो सकती है? नहीं। जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे ये ड्रॉप क्या होगी, मैक्सिमम बड़ी हो चुकी होगी, उस पॉइंट पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या बोलेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट पे सर ये मेरे पास ड्रॉपर है ना, ये ड्रॉपर लिया बच्चे आपने, और इसको बच्चे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लेके आए, और ये जो ड्रॉप थी बच्चे रेड कलर की इंक की, वो ऐसे मैक्सिमम बड़ी हो चुकी है। अब जरा अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे बोलूं कि सब फोकस करिए, है ना, ये जो जगह आपने बेटा बनाई है,
इस जगह पे आप फोकस करें तो फोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो सर ये जो ड्रॉप आपने ली है इसका अपना एक वेट होगा। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप कितना शो कर सकते हैं, तो सर 4 पाई रेडियस क्यूब इंटू डेंसिटी, ये मास हुआ, इंटू जी। रेड कलर के इंक की डेंसिटी आपने रो मान ली। सर फिर कौन सा फोर्स है जिसको होल्ड करके रखे हुए हैं, आप अच्छे से देखो, वो जो ड्रॉपर का ओपनिंग है दिख रहा है, ड्रॉपर की जो बेटा ओपनिंग है तो आपने दिखाई यहाँ पर, उसके पास आपके रेड कलर की ये इंक आ गई। ये रेड कलर के बच्चे इंक आ गया आपके पास। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो सरफेस है टच में, क्या आपको लगता है बेटा सर्फ जो लिक्विड की सरफेस होगी उसने ब्लू कलर के रिंग को अपनी तरफ खींचा होगा? यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे आपका एक फोर्स और आएगा जो यहाँ से आपका इस डायरेक्शन में आएगा अलोंग द सरफेस। क्लियर? ये अगर मैं फोर्स पूछूं तो आपका इस फोर्स का अगर मैं पूछूं तो क्या कुछ वर्टिकल कंपोनेंट होगा? यस सर। लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो आपका अपवर्ड कंपोनेंट कितना आ जाएगा बच्चे बोलो? तो आप बोलोगे t इंटू 2 पाई r cos थीटा। आपको बात समझ में आई? लीनियर, अगर इसकी लेंथ बच्चे में r ले लूं, r किसकी, अच्छा r ध्यान से रखना बच्चे, यहाँ पे किसकी रेडियस हो गई सर? ये जो आपने रेडियस ली है ये आपके रिम की रेडियस है। तो रिम की रेडियस बच्चे अगर मैं पूछूं तो t इंटू 2 पाई r cos थीटा आ गया। अब ये क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, ये जस्ट वेट को बैलेंस कर रहा है, 4 पाई 3 r क्यूब। तो t इंटू 2 पाई r cos थीटा, कैपिटल R रेडियस ऑफ रिम हुआ, 4 पाई r क्यूब बाय 3 में आपका r क्या हो गया, रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया। ये रिलेशन है। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी सर cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो बच्चे आप अच्छे से देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है ये अलोंग टेंजेंट है, इसको पीछे की तरफ ले जाओ, यहाँ पे इसका सेंटर आएगा, ये आया। अब ध्यान से देखो, ये जो रेडियस है ये रेडियस ऑफ रिम हुई, ये स्मॉल r आया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो टेक्निकली ये एंगल बच्चे थीटा आया। और जरूरत पड़ने पे आप cos थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ से लिख सकते हो। cos थीटा किसका इक्वल होगा? तो cos थीटा की वैल्यू बच्चे यहाँ से लिखी जाए तो t इंटू 2 पाई r cos थीटा की वैल्यू बेटा ध्यान से देखो क्या होगी, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपका इस कैपिटल R डिवाइड बाय स्मॉल r इंटू 4 पाई r क्यूब बाय 3 टू जी। यहाँ से बच्चे जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट पूछी थी। क्या सॉल्व कर सकते हैं बच्चे? अगर मैं सारा डाटा आपको दे दूं, डाटा क्या क्या देना है क्लियर है? सरफेस टेंशन गिवन है, ओके, सरफेस टेंशन गिवन है बच्चे आपको यहाँ पर, और रेडियस ऑफ ट्यूब गिवन है, डेंसिटी ऑफ इंक गिवन है, ग्रेविटी गिवन है। तो आप रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट निकाल सकते हैं क्रिटिकल स्टेट में क्या होगी, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इस पॉइंट के बाद तो इससे सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? तो कुल मिला के इतना तो आप याद रख सकते हैं कि सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो गया बच्चे, T इंटू L आ गया। अब इसी सिनेरियो में बच्चे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सरफेस एनर्जी। क्लियर? तो जैसे आपके पास बेटा स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वैसे हम लोग एक वर्ड यूज कर सकते हैं सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। मैं उसके डेरिवेशन में बच्चे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक टाइम का कंस्ट्रेंट है। तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू बच्चे कितनी होती है, सिंपली T इंटू है। ओके, कोई भी सरफेस आपको दिखती है, चाहे वो लिक्विड की सरफेस हो या फिर सोप की सरफेस हो, उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो T इंटू ए होती है। तुम ध्यान से देखो, मैंने बार बार वर्ड यूज किया स्टोर्ड एनर्जी। दैट मीन्स जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा होगी। सिस्टम के अंदर टेंडेंसी होती है स्टोर्ड एनर्जी को कम करने की। कोई भी सिस्टम, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे कोलम्बिक फोर्स में चार्जेस हो, कुछ भी हो, उनमें टेंडेंसी क्या है बच्चे, स्टोर्ड एनर्जी को डिक्रीज करने की। स्टोर्ड एनर्जी बच्चे किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे। तो अगर वो स्टोर्ड एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है तो श्योरली एरिया को भी डिक्रीज करेगा। क्लियर?
तो जो फिल्म होती है, आप कोई भी फिल्म देखोगे बच्चे, उसके अंदर टेंडेंसी है कि मैं अपने एरिया को डिस्क्रीज करूं। रीजन सिंपल सा है बच्चे, चाहे तो आप फोर्स से समझ लो, चाहे आप एनर्जी से समझो। अगर आप इस डायग्राम में देखो, इस वाले डायग्राम में, तो ये श्रिंक करना चाहेगा, फोर्स की वजह से लगेगा। और तुम एनर्जी का पर्सपेक्टिव सोचो तो कहोगे सर ये अपना एरिया कम करना चाहता है। तो किसी भी तरीके से समझो सर, एनर्जी वो कम करने की कोशिश करता है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सरफेस की वैल्यू बच्चे सिंपली सी टी इंटू ए आती है। Done? अब इसमें क्वेश्चंस बच्चे जो हमारे पास डेवलप होते हैं, कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि सर मेरे पास एक ड्रॉपलेट है या सोप बब है या लिक्विड ड्रॉप मानते हैं, सर इसका रेडियस आर है और इसका सरफेस टेंशन टी है, तो एनर्जी बताइए। तो आप सिंपली बोल दोगे टी इंटू 2.24 पाई स्क्वायर। सर मैं इसको ब्लो करके इसको सर अगर डबल रेडियस का कर दूं, तो अगर आप इसको ब्लो करके डबल रेडियस का करते हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी टी इंटू 16 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी, मतलब रेडियस डबल होगी, एरिया 4 टाइम्स होगा, एनर्जी 4 टाइम्स आ जाएगी। तो ये जो आपने मेहनत करी, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वर्क रिक्वायर्ड। तो वर्क सिंपली एनर्जी स्टोर्ड इज इंक्रीज, तो डेफिनेटली वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एनर्जी। ओके, आपको रीजन भी कोई पूछे कि भाई इसका मेन पॉइंट क्या है, तो आपने कभी देखा हो जैसे कॉलिन की स्प्रे होती है, जो भी आपकी स्प्रे से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, तो कभी ध्यान से देखा बेटा, स्प्रे से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब ये जो स्फेरिकल शेप आता है बच्चे, उसका रीजन क्या है? सर सिंपल सी बात है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, अगर आपके पास गिवन वॉल्यूम हो, उसके लिए सबसे छोटा एरिया, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एरिया, आपका कैलकुलस कहते हैं किसके लिए आता है, स्फेयर के लिए आता है। तो जो ड्रॉपलेट्स बन रही होंगे उनका सबसे छोटा एरिया किसके लिए आएगा, स्फेयर के लिए। और स्मॉलेस्ट एरिया का मतलब क्या होता है, आप एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हो। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है इसमें सरफेस एनर्जी में, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, अगर देखोगे तो ऐसा आता है कि अगर मेरे पास एक बड़ी ड्रॉप हो, है ना, इस बड़ी ड्रॉप के आपने रेडियस बच्चे आर मान लिया और इसको आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स में, आइडेंटिकल ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया। अगर छोटी छोटी आइडेंटिकल ड्रॉप्स में आप इसे डिवाइड करते हो, तो ये आपके एन ड्रॉप्स जिसमें आपने उसे डिवाइड किया, ये आपके स्मॉल आर के आगे। तो कई बार आपसे एनर्जी कंपैरिजन और वर्क डन की बात पूछी जाती है, तो सिंपल यहाँ पे एक वन बिग ड्रॉप है, इसकी एनर्जी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। आपने डिवाइड कर दिया, एनर्जी चेंज हो गई है। कई सारी छोटी ड्रॉप से जो कि आइडेंटिकल है, एनर्जी होगी टी इंटू 4 पाई स्क्वायर, उसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी वांट टू नो द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन दीस टू क्वांटिटीज, यू प्राइम बाद में एनर्जी ज्यादा है या पहले एनर्जी ज्यादा है। तो आप डिवाइड कर दीजिए, एन इंटू टी इंटू 4 पाई स्क्वायर बाद में एनर्जी है, और टी इंटू 4 पाई स्क्वायर आपकी इनिशियल एनर्जी है। कुछ कैंसिल होगा, तो शोली आप बोलोगे सर टी टी कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, और रिलेशन बच्चे एन आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर स्क्वायर जैसा आ गया। क्लियर? अब अगर ये रिलेशन बच्चे आपके पास आता है, तो आप ये भी देखना चाहते हो कि भाई एग्जैक्ट तो मिले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब आप बॉल्स को डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम कंजर्वेशन तो चलेगा। इनिशियल बिग ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, 4 पाई आर क्यूब बाय 3। बाद में छोटी छोटी आइडेंटिकल ड्रॉप्स में डिवाइड हुआ है, तो यह हो गया 4 पाई आर क्यूब बाय 3 और एन से मल्टीप्लाई किया, 4 पाई बाय 3 कैंसिल हुआ और r की वैल्यू बच्चे n टू द पावर 1/3 इनटू स्मॉल r आया आपके पास। ठीक है, डन। तो आप यहाँ पे वैल्यू बेटा अगर रखोगे तो n r स्क्वायर और कैपिटल R स्क्वायर नीचे कितना आ जाएगा, n टू द पावर 2/3 इनटू r स्क्वायर कैंसिल, एंड u प्राइम इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इनटू u। क्लियर? तो टेक्निकली अगर पूछे कि सर ये जो ड्रॉप है इसकी एनर्जी बच्चे कितनी है, तो x है ना, मुझे नहीं पता, पर जो स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं उनकी एनर्जी बेटा n टू द पावर 1/3x होती है। इस बात को आप रिजल्ट को याद रखेंगे। समटाइम्स ये हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो यूजफुल हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे चल के हीट से बाकी चीजों से रिलेट होंगे, तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं मुझे ये रिलेशन नहीं पता है। बिग ड्रॉप की जो भी एनर्जी होगी उसकी n टू द पावर 1/3 टाइम्स आपकी एनर्जी ड्रॉप की आएगी। बहुत स्ट्रेट डिस्कशन है। मुझे सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बताओ, तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन फोर्स से पढ़ा होगा, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन अगर आप एनर्जी से बताओगे तो एनर्जी ऑफ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया की एनर्जी को हम लोग सरफेस टेंशन, और यूनिट लेंथ पे जो फोर्स एक्ट करता है बेटा उसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। डन?
अब इसके बाद बच्चे एक डिस्कशन सिंपल सा आता है कि जब आप ड्रॉप्स की बात करते हो तो ड्रॉप्स में ड्यू टू सरफेस टेंशन कुछ एक्सेस प्रेशर आता है। ओके, अब एक्सेस प्रेशर क्या होता है बच्चे, तो बड़ा स्ट्रेट सा डिस्कशन है। कोई भी ड्रॉप लोगे तो ड्रॉप आपने अज्यूम कर लिया से स्फेरिकल शेप का है, क्योंकि नेचर हमें यही अलाउ करता है। हमेशा ध्यान रखना, बाहर अगर प्रेशर पी होगा तो अंदर प्रेशर हमेशा 2Ti/R एक्सेस होता है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड इज ऑलवेज इक्वल टू 2T/R। बाहर कितना भी होगा, क्रॉस करके अगर आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो प्रेशर आपका 2T/R से बढ़ जाएगा। ओके, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन pressure inside the surface is always greater than the pressure outside, and the excess pressure is equal to 2T/R। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ बच्चे, पॉइंट क्या है, excess pressure inside the droplet is equal to 2T/R। so what do you mean by excess pressure? तो बहुत स्ट्रेट सा डिस्कशन है बच्चे। अगर मेरे पास ये आपने एक लेक ली है ना, अब लेक में बच्चे आप यहाँ पे क्या करते हो, वाटर इस तरीके से आपने फिल कर दिया और आप सरफेस से एस डेप्थ पे जाते हो, तो सरफेस पे प्रेशर कितना है बच्चे, P एटमॉस्फेरिक। बॉटम पे प्रेशर कितना है, तो P एटमॉस्फेरिक प्लस H rho g। और अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉपलेट लेता हूँ और उसके अंदर पूछूं कि उसके अंदर प्रेशर कितना होगा, तो आपका आंसर सिंपल सा P एटमॉस्फेरिक प्लस H rho g प्लस 2T/R होगा। सर क्वेश्चंस को बेस्ट अगर समझना चाहो तो ऐसा आ जाएगा, कल को पूछने से अंदर जो एयर फील्ड है उसके अगर टेम्परेचर इतना है तो बताइए मोल्स कितने होंगे। तो टेक्निकली बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ P एटमॉस्फेरिक प्लस H rho g प्लस 2T/R you have found the pressure inside the bubble, pressure inside the droplet। अगर प्रेशर अगर क्लियर है और you know the value of volume and you know the temperature of lake, you can easily find the number of moles trapped inside the bubble। okay, तो ये बबल की फिजिक्स सही बच्चे ऐसा होता है। कभी भी ध्यान रखो, आपको बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो आपको एक्सेस प्रेशर कितना मिलेगा बच्चे, 2T/R। डन, वी कैन सॉल्व इट बट इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे बच्चे अगर मैं आपसे थोड़ा सा चेंज करूं, सोप बबल की बात करूं, ठीक है ना, तो व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो सोप बबल्स बेसिकली बच्चे अगर आप ध्यान से देखना, जब भी सोप बबल हम बनाते हैं तो उनका एक सिंपल सा मेथड होता था, अगर याद हो तो बेसिक से थोड़े दिन पहले तक आप बनाते थे, है ना। सोप बबल कैसे बनते थे सर, इस तरीके से आप एक रिम लेते थे, उस रिम को बच्चे क्या करते थे, सोप में डिप करते थे। और टेक्निकली क्या होता था कि भाई ये आपकी फिल्म बनी, दिख रही है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं, ये आपके पास एक पार्ट आ गया और एक पार्ट आपके पास। तो जब आप एयर बेटा ब्लो करते थे ना, यहाँ से आप लेट से यहाँ पे फैन ऑन कर दो तो ये एयर ब्लो करेगा, और एयर ब्लो करने से बच्चे यहाँ जो मेरी फिल्म बनेगी ना, वो कुछ ऐसे बननी शुरू होती है। ओके, ये डबल लेयर्ड होती है। अब जब ये सेपरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, सबको एक एनिमेशन जैसा दिखे, तो जब ये बबल बनता है बच्चे, तो हमेशा बबल कैसा होता है बेटा, डबल लेयर्ड होता है। नो डाउट ये जो पोर्शन है, मैं अगर छोटी सी बात करूं तो आउटर रेडियस अगर बच्चे मैं R लेता हूं और इनर रेडियस R प्राइम लेता हूं, तो मैं बात साफ साफ कहूंगा R और R प्राइम नो डाउट सेम ही होंगे, थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। तो जब आपको R के R प्राइम कंपेयर करनी है तो थिकनेस नेग्लिजिबल है। पर अगर अब तो भाई पूछा जाए कि क्या हो क्या रहा है, भाई यहाँ तो एयर थी, अंदर एयर ट्रैप हो गई, यहाँ पे नो डाउट सोप सोल्यूशन है। अब एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो जो लेयर बच्चे आपने सोप बबल की ली वो डबल लेयर्ड है। डबल लेयर्ड से एक अपने को चेंज देखने को मिला कि बाहर प्रेशर कितना था, तो आपने कहा सर बाहर प्रेशर अपने पास सर P था। अगर इस पॉइंट पे आओगे तो प्रेशर एक बार लेयर क्रॉस करोगे तो PT प्लस 2T/R आ जाएगा, और एक बार और क्रॉस करोगे तो एक आपका एक चेंज और मिलेगा 2T/R प्राइम। क्लियर, पर R और R प्राइम सेम है तो आप P प्लस 4T/R लिख सकते हैं। क्लियर, एक बार ऐसे सोचो तो बाहर प्रेशर P है, एक बार क्रॉस करोगे तो प्रेशर 2T/R इंक्रीज हो जाएगा, एक बार और क्रॉस करोगे तो 2T/R का एक्सेस प्रेशर और आया। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड, मैं फिर से लिख रहा हूँ, एक्सेस प्रेशर इनसाइड soap bubble will be like 4T/R, where R is the radius of the soap bubble. Done?
तो इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप एयर के लिए बात करोगे, सिंपल ड्रॉप के लिए, तो ये डिस्कशन आएगा। और जब आप बात करेंगे सोप बबल के लिए, तो ये डिस्कशन आता है बेटा, डन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चे इसमें आपका कांटेक्ट एंगल का। कांटेक्ट एंगल बेटा अगर आपको समझना हो तो कांटेक्ट एंगल स्ट्रेट सा डिस्कशन है। दो तरह की सर्फेस बेटा हमें देखने को मिलेंगी, मैं दोनों ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक आपने बच्चे ग्लास लिया, ये ग्लास सरफेस दोनों, जैसे हमारे घर में टेबल्स वगैरह होते हैं तो उसमें ग्लास टॉप रख देते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी हमें इजिली मिल जाए। तो आपने क्या किया, ग्लास टॉप के ऊपर हो सकता है वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करो, है ना, थोड़ा सा पानी फेंक दो, या फिर उस ग्लास सरफेस पर आप थोड़ा सा मकरी थ्रो कर दीजिए। सर वाटर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, तो वाटर की बेटा जो सरफेस आती है कुछ इस तरीके से आती है बेटा, आपने देखे होंगे, नॉट एग्जैक्टली इस तरीके से ये ड्रॉप आएगी और ड्यू टू ग्रेविटी बच्चे वो ऐसे एडजस्ट होगी। क्लियर, ठीक है। अच्छा, जब मर्करी की ड्रॉप सरफेस को अप्रोच करेगी तो वो ऐसी होगी पहले ड्रॉप गिरने से पहले, पर जैसे आएगी तो बच्चे वो इस तरीके से आते हैं। दोनों में डिफरेंस है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, सर ये ग्लास वाटर का आप इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और ये ग्लास मर्करी का पढ़ रहे हैं। दोनों में एक चीज फर्क देखो, जो मेन डिफरेंस है, सर ग्लास वाटर में टेंडेंसी होती है स्टिक करने की। टेक्निकली यहाँ पे वाटर कैसा एक लिक्विड है, स्टिकी लिक्विड है, और मर्करी कैसा है, तो आप बोलोगे नॉन स्टिकी है। सर स्टिकी क्यों है, सर दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं बच्चे, जो लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कोहेसिव फोर्स। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव। जो स्टिक करते हैं उनकी खास बात क्या होती है, उनमें एडहेसिव फोर्स कोहेसिव से क्या होता है बच्चे, स्ट्रांग होता है। मतलब जो मर्करी को ग्लास के साथ एफिनिटी है, सॉरी मर्करी नहीं, वाटर की जो ग्लास के साथ एफिनिटी है वो ज्यादा है वाटर वाटर के साथ। तो वाटर और ग्लास और वाटर वाटर में, तो वाटर का ग्लास के साथ जो फोर्स है वाटर वाटर से स्ट्रांग है। इस तरह के लिक्विड स्टिक करते हैं। अब इधर जल्दी से हो तो नॉन स्टिक, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या खास बात होती है, एडहेसिव फोर्स जो होता है बच्चे वो आपका वीक होता है, कोहेसिव के अंदर के फोर्स स्ट्रांग है मर्करी में, तभी तो मर्करी डेंस भी है ना। तो सर यहाँ पे मुद्दे की बात बताइए, सरफेस टेंशन क्या होगा, तो आप बड़ा सिंपल सा, आपको सबको टेंजेंट ड्रॉ करनी आती है बेटा। आपने क्या करा, जो कांटेक्ट पॉइंट है उस पे एक टेंजेंट बच्चे आपने लिक्विड की सरफेस पे ड्रॉ करी, देख रहे हैं, इसका नाम प्यार से टीएल रख दीजिए। दूसरी बेटा आप टेंजेंट ड्रॉ करिए उसी कांटेक्ट पॉइंट पे सॉलिड की सरफेस पे, और सॉलिड की सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो किधर होगी बेटा, टुवर्ड्स लिक्विड। टेंजेंट ऑफ सॉलिड, टेंजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स लिक्विड। तो क्या ये जो दो टेंजेंट है इनके बीच का कांटेक्ट एंगल थीटा आया, यस सर। ये एंगल जो आता है बेटा, एंगल बिटवीन टीएल एंड टीएस इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। और जितने लिक्विड बेटा स्टिक करते हैं उन सबका कांटेक्ट एंगल बच्चे क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। डन, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आता है यहाँ पे, नॉन स्टिकी के केस में क्या होगा, सर बता दिया आपको, कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जो मर्करी का आपस में फोर्स है वो स्ट्रांग है, जो मर्करी ग्लास के साथ है, इसलिए बच्चे मर्करी कभी स्टिक नहीं करता है। सो यहाँ पे कैसे कॉन्टेक्ट एंगल शो करेंगे बच्चे, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कॉन्टेक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या बोला, टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ये ड्रॉ किया बेटा आपने, दिख रहा है, ये टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड आया, और ये टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स लिक्विड। तो अगर मैं एंगल पूछूं तो क्या इस केस में एंगल आपका सेम है, नहीं सर, इस केस में एंगल बेटा आपका ऑब्ट्यूज है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आ रही है। क्लियर। तो कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस दो तरह के हमें डिस्कशन मिलेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखोगे भी तो कैपिलरी के केस में और मेनिस्कस के केस में भी काम में आता है। सर मेनिस्कस क्या होता है, तो आपको अगर सिंपल सा मेनिस्कस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ बच्चे, इधर देखिएगा, मेनिस्कस आपको मैं जो डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत बड़ा टर्म है, हम मुद्दे की बात पे चल रहे हैं। सर हम वाटर की मेनिस्कस को
ग्लास कंटेनर के साथ देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कभी भी स्कूल वगैरह में टेस्ट ट्यूब वगैरह देखी हो तो सर यहाँ पे आपके पास ग्लास आपने लिया, ठीक है, इस तरीके से आ गया और इसकी सरफेस बच्चे आपने ऐसे देखा होगा लैब में, सर इस तरीके से आपके मेनिस्कस आते हैं। डन। आपको ऐसा लगेगा सरफेस से कुछ ऐसा कंटेनर जैसा रखा है, बोल जैसा है ना, ये मेनिस्कस आती है बेटा वाटर ग्लास की। अभी जो मेनिस्कस है ये वही कॉन्टैक्ट एंगल का ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगर आपसे बेटा यहाँ पे ड्रॉ करूं तो टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ सॉलिड दिख रहा है और टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, टेंजेंट द सरफेस ऑफ लिक्विड, टेंजेंट द सरफेस ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स लिक्विड, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल आ गया। तो कॉन्टैक्ट एंगल बच्चे यहाँ पे टीएस और टीएल यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको समझ में आए। दोनों चीजें सेम है बट डिफाइन करने का मेथड बेटा अलग अलग है, सिंपल सा है। और रीजन भी समझा दूं इसका क्या है। हो सकता है बहुत इन डेप्थ एनालिसिस बेटा को थोड़ा सा काला करके दिखा दो। हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? No, the angle is not called meniscus. That particular shape is called meniscus. Okay? Angle is. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ, meniscus shape हुई बच्चे, meniscus angle नहीं हुआ, angle तो contact angle हुआ, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ कि ये जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है इस पे दो फोर्स आ रहे होंगे, मेन जो फोर्सेस हैं, एक आपका ग्लास की तरफ से आएगा और एक बच्चे थोड़ा सा फोर्स अंदर की तरफ आएगा। सर ये छोटा फोर्स कौन सा है? ये कोहेसिव फोर्स है और जो ग्लास का फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वाटर स्टिक करता है ना। वाटर स्टिक्स बिकॉज Fa इज ग्रेटर देन Fc। नाउ अगर मैं बात करूं बच्चे तो कौन कौन से फोर्स हुए? सर अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आ गया, Fa, अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आ गया। आपने कहा सर आपने हमें सिखाया था कि वेक्टर्स एडिशन कैसे होते हैं बच्चे, सिंपल से ऐसे लिए। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इट इज इम्पॉसिबल कि जो वाटर की सरफेस हो वो रिजल्टेंट फोर्स के पैरेलल या कुछ हो, वो हमेशा एक ही एंगल पे आएगी। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो रिजल्टेंट फोर्स एट दिस पॉइंट इज लाइक दिस एंड सरफेस को ऐसे एडजस्ट होना पड़ेगा 90 डिग्री पे, कंपलसरी है। रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface. Done? So if they go in depth and they ask about नहीं कैसे ये possible हुआ, why liquid stick with a solid surface, तो Fa greater than Fc, and this is the main reason behind that angle is acute and contact angle जब भी बच्चे acute होगा तो stick करेगा ही करेगा। ये point clear है? अच्छा, दूसरी मेनिस्कस कहाँ पे होती है बच्चे? जैसे अब तो जी, अब दूसरी मेनिस्कस कहाँ पे होती है भाई? मेरे भी दिन आने वाले हैं, थोड़ा दिन पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीपी चेक कराने। तो कभी बीपी चेक कराने गए हो या ग्रैंड पेरेंट्स का देखा हो तो कुछ उनका जो बीपी वाली मशीन होती है उसमें मर्करी होता है बच्चे, और मर्करी कुछ इस तरह का होता है। मर्करी का मेनिस्कस डिफरेंट है ना। मेनिस्कस इज अ वर्ड जो मेरा सरफेस के लिए आ रहा है, जैसी सरफेस फॉर्म हो रही है। सर ये किस में आता है बच्चे? ये मर्करी ग्लास में आता है। सब मर्करी ग्लास में क्या होता है? सब मर्करी ग्लास में देखो साफ साफ, ये टेंजेंट द सरफेस ऑफ लिक्विड होगी, ये टेंजेंट द सरफेस ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स लिक्विड होगी। तो श्योरली बच्चे एंगल आपका यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूज आएगा। ऐसा क्यों हुआ है? उसका रीजन बहुत सिंपल सा है बच्चे। अगर तुम मेनिस्कस देखोगे मर्करी की ग्लास के साथ तो ऐसी शेप आने का मेन रीजन क्या है? तो जो उसका कोहेसिव फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द एडेसिव फोर्स। तो अगर एडेसिव फोर्स बच्चे ऐसा है तो कोहेसिव और एडेसिव ऐड करोगे तो यू विल फाइंड कि सर ये मेरे पास रिजल्टेंट आया। ओके, ये मेरा रिजल्टेंट है, दिख रहा है? ये रिजल्टेंट आ गया। अब अगर ये रिजल्टेंट है बच्चे तो सरफेस का रिजल्टेंट के साथ एंगल बच्चे हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। डन। अब
इसके बाद बच्चे सिंपल सा डिस्कशन आता है कि सर ठीक है कॉन्ट्रैक्ट एंगल वगैरह हो गए, राइज ऑफ लिक्विड्स, है ना, राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में क्या कुछ राइज आता है? यस सर। तो राइज ऑफ कैपिलरी ट्यूब लिक्विड को अगर बच्चे समझना चाहते हो तो बहुत स्ट्रेट सा डिस्कशन है, तो देखना अच्छे से कि अगर मेरे पास जब आप वाटर जब डिप करते हो तो कुछ इस तरीके से बेटा पानी, एक कैपिलरी ट्यूब समझते हैं बच्चे क्या हुआ? कैपिलरी ट्यूब बहुत ही, जो हमारी हेयर की थिकनेस होती है उस थिकनेस को बहुत जूम करके बेटा मैंने दिखाया। ये कुछ ऐसी कहानी है, देखो ये इस कहानी को मैंने साइड में जूम करके दिखाया है। कहानी क्या है कि सर जब आप इस कंटेनर में एक ट्यूब को डिप करते हो तो साइड वाली यहाँ पे एक मेनिस्कस फॉर्म होगी, दिख रही है इस तरीके से। तो ये जो मेनिस्कस बच्चे बनती है उस चीज के चलते बेटा ये लिक्विड राइज करना शुरू करता है। और इक्विलिब्रियम में अगर मान लेते हैं बेटा मेनिस्कस ऐसी शेप ऐसे आ रही है, तो ये जो पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, कितने हाइट तक आ गया? एच। तुम ऐसा समझो ना कि साइड से जो फोर्स आ रहा होगा बच्चों वो अलोंग टेंजेंट ऐसा आएगा, याद आ रहा है ना कौन सा? सरफेस टेंशन वाला फोर्स। लेट्स से अगर मैं इसके रेडियस को बच्चे कितना मानूं? स्मॉल आर, तो मुझे टोटल लेंथ कितनी मिलेगी? टी इंटू लेंथ कितनी मिलेगी? 2 पाई आर। फोर्स कितना होगा? टी इंटू पाई आर। और कौन सा फोर्स कम आएगा? जो अपवर्ड होगा। तो जो नेट फोर्स मेरे को मेनिस्कस से मिलेगा वो टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा आएगा। और इस अपवर्ड फोर्स ने इस जो आपके सामने बेटा एक कॉलम है उसके वेट को बैलेंस किया होगा, बोलिए सही है ना? तो वेट्स का जो इस कॉलम का वेट होगा वो डाउनवर्ड कितना होगा? तो आप mg लिख सकते हो। तो अब दो ही फोर्स हैं, एक अपवर्ड फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दैट इज t into 2 pi r cos theta, एंड सेकंड फोर्स इज pi r स्क्वायर h, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। तो t की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? तो आपका आंसर, ये h की वैल्यू को पूछेगा तो कितनी होगी? तो h विल बी लाइक 2t cos theta by r rho g। क्लियर? ये आपका हाइट है, जितनी हाइट तक आपका वाटर राइज करेगा, इसको आप लोग कैपिलरी राइज बोल सकते हैं। टोटल फोर्स बच्चे समझना है, तुम्हें अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा कैसे आया है तो मैं तुम्हें लिख दे रहा हूँ। छोटे से एलिमेंट पे होगा टी इंटू डीएल, जो अपवर्ड फोर्स होगा टी इंटू डीएल कॉस थीटा होगा, उसका इंटीग्रेशन किया। अच्छा कॉस थीटा कॉमन आना है, टी कॉमन आना है, समेशन ऑफ डीएल अगर लिखोगे भी ना तो 2 पाई आर ही तो आएगा ना। तो ये रिलेशन आया बच्चे, h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय r rho g। क्लियर? अब इसमें बच्चे छोटे छोटे से डिस्कशन आते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बनता है जिसमें अगर मैं पूछूं तो h को चाहो तो 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस डिवाइड बाय g भी लिख सकते हो, h इक्वल टू 2t बाय r rho g। ये r क्या हुआ? तो इस केस में r क्या है बच्चे? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। से दोनों अलग अलग है। यस सर। अच्छे से देखना, जो तुमने ट्यूब ली थी बच्चे, थोड़ा सा बेटा मुझे फास्ट करना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट आज कवर करना है, अच्छे से देखिएगा। ये आपने बच्चे यहाँ पे रेट लिया और ये तुमने मेनिस्कस बनाई थी, ठीक है ना? ये मेनिस्कस आ गई थी, दिख रहे थे? अब आप अच्छे से देखो तो ये आपके पास टीएल और टीएस के बीच का एंगल थीटा। अच्छा एक चीज और है, ये मेनिस्कस अगर पूछूं बच्चे तो ये मेनिस्कस ऐसी हो गई, देख रहे? ये मेनिस्कस एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, तो जिस का पार्ट रहा होगा उसकी रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल आर। और जिस ट्यूब की जिसमें आपने फिल किया है उसकी रेडियस को क्या बोलेंगे? स्मॉल आर। लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा आएगा। तो अगर ये थीटा आ गया बच्चे तो cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो जो बच्चे यहाँ पास cos थीटा आ रहा था अगर उसको ठीक से देखें तो h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी था, है ना? और cos थीटा की वैल्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर लिखो तो h की वैल्यू बच्चे क्या लिख सकते हो? 2t बाय रेडियस ऑफ मेनिस्कस डिवाइड बाय g। अब जो हिस्ट्री है आपकी जेई की डिफरेंट एग्जाम्स की, उसमें दो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास।
कई बार क्या करते हैं, ट्यूब को टिल्ट कर देते हैं, तो टिल्ट करने बेटा हाइट नहीं चेंज होती, लेंथ चेंज होती है। ये बात हमारे पास पहले से ही है कि भाई जब आप इसको ऐसे लेके चलेंगे तो अगर आपका ये मेनिस्कस कैपिलरी ट्यूब थी और कैपिलरी ट्यूब को ऐसे टिल्ट कर दो या कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा और ज्यादा टिल्ट कर दो, इन सारे ही केसेस में बच्चे मेनिस्कस थोड़ा टिल्ट हो सकता है, लेकिन जो हाइट रहेगी बच्चों केस में, तीनों केस में सेम होगी। बस फर्क क्या होगा, आपकी नो डाउट लेंथ चेंज होती जाएगी। क्लियर? तो अगर कोई पूछे सर ये एच है और ये लेंथ है तो क्या कुछ रिलेशन आ सकता है? यस ऑफ कोर्स आ सकता है बच्चे। आपने मान लेते हैं कितना टिल्ट किया, लेट से आपने जो टिल्ट किया था इसे वो अल्फा एंगल टिल्ट किया, तो आपको साफ साफ ट्रायंगल दिख रहा है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो जाएगी, एच बाय एल। तो कितनी लेंथ होगी वो वैल्यू एच से अल्फा आएगी। अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो लेंथ और हाइट सेम होंगे, अल्फा चेंज करते जाओगे लेंथ चेंज होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा गया। और सेकंड थोड़ी सी शरारत करते हैं कि जो ट्यूब लेते हैं वो इनसफिशिएंट लेंथ की ले लें। तो ट्यूब अगर आप इनसफिशिएंट लेंथ की लोगे तो उसमें फर्क क्या होगा, जरा समझने की कोशिश करो। एच की वैल्यू बच्चे आपने 2t बाय आर रो जी लिखी है। क्लियर? तो h की वैल्यू 2t बाय आर रो जी है, तो टेक्निकली h इंटू आर किसके इक्वल हो गया बेटा, 2t बाय रो जी। तो अगर कभी ट्यूब आपको इनसफिशिएंट लेंथ की मिलेगी, जैसे मान लेते हैं h राइज मिलना चाहिए था तो रेडियस ही आई, अगर आप हाफ कर दोगे तो कुछ ऐसा नहीं कि हाइट आपके ऊपर दी जाएगी, आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस चेंज होती जाएगी। आप और जितना शॉर्ट करोगे उतना आपका रेडियस ऑफ मेनिस्कस बच्चे चेंज होता जाता है। तो एडजस्टमेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि h इंटू आर कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज करो बच्चे आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, डन। इस कंटेनर में आपने एक नॉर्मल कैपिलरी ट्यूब डाली और उसमें जो राइज आया बच्चे वो एच हाइट तक आया। क्लियर? एच हाइट जो है बच्चे उसका अगर आप रेडियस देखोगे तो उसका कुछ तो कुछ रेडियस होगा। आपने कहा सर ठीक है, जो सरफेस है इसका अगर मैं स्फीयर सोचूं तो आर रेडियस का स्फीयर बनता है, डन। ये आर रेडियस का हुआ और इसे एच हाइट तक जाना चाहिए था। ये क्लियर है? अब किसी ने शैतानी क्या करी कि इस कैपिलरी ट्यूब को कट करके जितनी हाइट अवेलेबल जहां तक जाना चाहिए था उसकी जगह बच्चे आपने आधी हाइट का कर दिया। अब अगर आप आधी हाइट का कर देते हो तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? यस, तो उससे फर्क पड़ेगा कि भाई h बाय 2 हो गया, तो ये जो सरफेस होगी बच्चे वो थोड़ा सा जैसे यहाँ पे थी उससे थोड़ी कम फ्लैट रह जाएगी, है ना। फ्लैटनेस कम हो गई, फ्लैटनेस अगर बढ़ गई तो टेक्निकली बच्चे अब आपकी रेडियस बढ़ चुकी होगी। अब आपका लिए जो मेनिस्कस होगा कितनी रेडियस का हुआ, जैसे जैसे आप इसको शॉर्ट करते जाओगे वैसे वैसे आपका पोर्शन फ्लैट होता जाएगा और रेडियस आपकी बढ़ती जाएगी। डन। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे होंगे, दो जगह होंगे, रेडियस ऑफ मेनिस्कस में चेंज होगा, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट एंगल भी चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें प्रॉपर्टी जो आती है आपके पास लिक्विड में, जैसे मैंने आपसे बोला दो प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है। एक प्रॉपर्टी बच्चे मैंने आपको बताई कौन सी, सरफेस टेंशन। सेकेंड प्रॉपर्टी जो बच्चे आती है हमारे पास वो सिंपल से है, इसमें बेसिकली दो छोटे छोटे से रिलेशन है जो हमें याद रखने हैं। ओके, तो विस्कोसिटी बेटा अगर बात करें तो जब भी आप फ्लूइड की बात करोगे तो फ्लूइड की खास बात क्या होती है कि एक लेयर दूसरे लेयर के रिस्पेक्ट में स्लिप करती है। जैसे मान लीजिए आपके लिक्विड की एक लेयर है और उसके नीचे आपने एक लेयर बच्चे और विजुलाइज करे, है? या अपर लेयर की स्पीड आपने बच्चे v प्लस डी मान ली, नीचे लेयर की स्पीड v मान ली।
ऑब्वियसली अपर लेयर फास्ट है, अब एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरी लेयर अगर स्लिप कर रही है तो नो डाउट अपर लेयर पे फ्रिक्शन एक आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो एक फ्रिक्शन आपका इधर आ गया। सर इसे फ्रिक्शन बोले? सर फ्रिक्शन से थोड़ा डिफरेंट पर थोड़ा मिलता जुलता है। मिलता जुलता कैसे है? सर ये एक तरीके से रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, फास्ट चलती चीज को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो फिर डिफरेंट कैसे हुआ? सर डिफरेंट ये है कि सर इसका फॉर्मूला अलग तरीके से आता है। अगर ऊपर वाली लेयर और नीचे लेयर में अगर आप डीवाई डिस्टेंस लेते हो तो जो विस्कस फोर्स इन दोनों लेयर्स के बीच में आता है, पहली चीज तो एरिया पर डिपेंड करता है, जो कि फ्रिक्शन से डिफरेंट था। फ्रिक्शन में अगर याद हो जब तुम ब्लॉक को चलाते थे तो क्या तुमने कहीं पूछा कि ये ब्लॉक सर ऐसे जमीन पे ऐसे बैठाल के चलाया गया या खड़ा करके चलाया गया? सर क्या कभी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी? नहीं। आप तो ये मानते थे फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही केस में अगर बॉडी आगे जा रही है तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया आता था, फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया था, विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया। ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो ज्यादा विस्कस होते हैं, कुछ कम विस्कस होते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड बेटा ध्यान रखना, जो ग्रेड वर्ड होता है, ग्रेडियंट वर्ड, ये आपका फिजिक्स में कई जगह है। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो सकता है डी थीटा बाय डीएक्स, आप तो सब पढ़ लिख चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। सर प्रेशर ग्रेडियंट आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी थोड़ी दिन पहले पढ़ा। और यहाँ पे आपके पास आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन डीवी बाय डीवाई है, तो जो फोर्स आता है वो आता है सिंपल सा ईटा ए डीवी बाय डीवाई। डन। तो जो क्वेश्चन बच्चे हमें मिल सकता है वो सिंपल सा है कि भाई कि दो लेयर्स दे दी जाए, उनके बीच में आपसे पूछा गया विस्कस फोर्स बताइए। विस्कस फोर्स जो आया बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आया, विस्कोसिटी का पूछा था F डिवाइड बाय A dV बाय dy करके आया। F कितना हो गया? अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले से चलूं तो mlt माइनस 2 L स्क्वायर आ गया। dV बाय dy अगर लिखोगे तो ये t माइनस 1 आएगा। आंसर कितना हो जाएगा? ml माइनस 1 t माइनस 1। और इसमें एक बड़ी नई चीज आती है जो यूनिट आती है बच्चे 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आपका 10 पॉइस के इक्वल होता है। पॉइस वो यूनिट होती है जो पॉपुलर भी है और सीजीएस की है। तो इस बार अगर ध्यान से देखोगे तो आपके यूनिट को इस तरीके से बनी कि न्यूटन वाली यूनिट सीजीएस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है। बट ठीक है, बना दिया। वैसे काम तो ऐसे ही चला लेना चाहिए था एमकेएस से, पर नहीं चलाया। पॉइजली की शायद इज्जत के लिए करा होगा ये काम है। तो अब भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं? भाई क्वेश्चन इसको मैकेनिक्स से रिलेट कर देते हैं। मैकेनिक्स से रिलेट कैसे किया? भाई आपने एक यहाँ पे ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को रोप से कनेक्ट किया, तो रोप को पुली के ऊपर से पास करके यहाँ एक ब्लॉक कनेक्ट किया। इसका मास m है, इसका मास m प्राइम है। और आपने क्या किया, ये जो था, तो आपने कभी देखा होगा बच्चे, हम लोग इंजन्स में इंजन ऑयल डलवाते हैं, वो एक अच्छा लुब्रिकेंट होता है, थिक होता है। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास एक इंजन ऑयल पड़ा हुआ था जिसकी थिकनेस आपको टी दे दी गई। इस पे ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है v से। ये जो इंजन ऑयल है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दे दिया गया। और ये जो आपने बच्चे ब्लॉक लिया था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिख जाएगा, दिख रहा है ना आपको कितना हो गया? लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया ये आ गया। अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है तो टेक्निकली इसके लिए तो एमजी और टी बैलेंस हुआ, और इसके लिए टी किससे बैलेंस हुआ? ये सर जमीन के साथ टच में नहीं, तो फ्रिक्शन तो नहीं बोल सकते, बिल्कुल गलत बात होगी। इसको अपोज किया होगा लिक्विड ने सॉलिड पे लगाया हुआ विस्कस फोर्स से। सर क्या बात कह रहे हैं सर, ये तो लेयर लेयर के बीच में होता था। नहीं सर, ये लिक्विड अपने साथ टच में जो सॉलिड की लेयर होगी या लिक्विड की लेयर जो फास्ट होगी उस पर अपोज करेगा। तो कोई पूछे यहाँ पे विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? जरा इस फिल्म को देखना, ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड v होगी और नीचे वाले पॉइंट की 0। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्लियर है कितना होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा v माइनस 0 डिवाइड बाय t। स्पीड 0 से बढ़ के v हो गई है t थिकनेस में। एरिया आपको पता होगा, और ईटा श्योरली ये किसके इक्वल होगा? टेंशन के इक्वल। और ये इधर किसके इक्वल हो जाएगा? वेट के इक्वल। तो दे कैन आस्क एनीथिंग, ईटा बता दो, टी बता दो, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये बच्चे विस्कस फोर्स आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, अगर मैं बात करूं तो विस्कस फोर्स का डिस्कशन हमारे ट्यूब के रेजिस्टेंस में आता है ना। ये आउटडेटेड है, पर पता नहीं बच्चे क्या होता है कि आप लोग कई एग्जाम्स देंगे, बिट्स देते हैं, है ना, यही मीन्स कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूं
क्या जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती थी उस डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप होता था? यस सर। वैसे बेटा जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो होता है, पानी का फ्लो, पानी की करंट किससे मेजर की जाती है? वॉल्यूम पर सेकंड से, वॉल्यूम पर सेकंड से। जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उस डायरेक्शन में पक्की बात है बच्चे प्रेशर एनर्जी का लॉस होता है। अगर आपका यहाँ प्रेशर P प्लस डेल्टा P होगा तो जिस डायरेक्शन में पानी चलता है उस डायरेक्शन में प्रेशर का लॉस होता है। तो पर सेकंड जितना पानी आता है वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस, पर सेकंड जितना चार्ज होता है डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस, सॉरी मैं गलत हो गया, प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबने पढ़ा है। ये रेजिस्टेंस किसका हो गया बच्चे? जो ट्यूब का हुआ। तभी एक ट्यूब में पानी फ्लो करते करते धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है ना। तो सर ये आर किसके इक्वल होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ट्यूब याद रखिएगा बच्चे किसके इक्वल होता है? तो ये वैल्यू आपके पास आती है 8 ईटा एल डिवाइड बाय पाई आर टू द पावर 4। इसको आप याद रखेंगे। डेफिनेटली रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, जितना पाइप बड़ा होगा और जितना पाइप थिन होगा, थिन पाइप में भी रेजिस्टेंस आपका ज्यादा आएगा। तो काफी कुछ मिलता जुलता डिस्कशन है। करंट डेल्टा वी बाय आर होता है तो पानी का फ्लो भी बेटा डेल्टा पी बाय आर होता है। आर की वैल्यू याद रखेंगे 8 ईटा एल डिवाइड बाय पाई आर टू द पावर 4 आती है। नेक्स्ट बच्चे बात आती है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जब पानी का फ्लो है तो पानी का फ्लो किसी पाइप में या तो टर्बुलेंट होगा या लैमिनर होगा। अब ये टर्बुलेंट होगा या लैमिनर होगा ये कौन डिसाइड करेगा? टर्बुलेंट या लैमिनर होगा बच्चे उस पानी के पाइप में जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यस आयुष, एनी डाउट? नो सर। तो जिससे बेटा पानी फ्लो कर रहा होगा उसमें पानी की स्पीड, पानी या जो लिक्विड लिया है रो, उसके डेंसिटी, उसका ईटा, और जो पानी लिया है, जो पाइप लिया है उसका डायमीटर। अगर मुझे तीन चीजें पता हैं तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर आता है रो वी डी बाई ईटा। रो वी डी बाई ईटा एक टर्म बच्चे अगर मुझे पता लग जाए तो मैं गेस कर सकता हूँ कि रेनॉल्ड नंबर से फ्लो कैसा होगा। फ्लो हो सकता है बच्चे लैमिनर हो सकता है फ्लो टर्बुलेंट हो। सर लैमिनर फ्लो कब मिलता है बच्चे? तो एनसीईआरटी कहती है अगर 2000 से कम रेनॉल्ड नंबर है तो फ्लो लैमिनर होगा। टर्बुलेंट श्योरली कब होगा? जब रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज्यादा हो। तो मन में बात आती है यार ये बीच में क्या होगा, है ना। तो बीच में बेटा फ्लो कैसा होगा? तो आपको कैसे सिंपल सी बात आती है, अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा और 3000 से कम है तो फ्लो को अनस्टेबल बोला जाता है। क्लियर? ये बेटा आपका डिस्कशन आता है रेनॉल्ड नंबर का। नेक्स्ट डिस्कशन आता है बेटा यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर के बाद बच्चे स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है बच्चे? कई सारे साइंटिस्ट इन्होंने विस्कोसिटी को अपने अपने टाइम पे पढ़ा। तो स्टोक्स लॉ बेटा सिंपल सा है कि अगर मैं किसी बॉल की बात करूं, स्फेरिकल बॉडी की, स्फेरिकल बॉडी जब भी पानी में लेयर्स में चलेगी, जैसे मान लीजिए ये लेयर्स हैं और ये स्टेशनरी है, इसके कंपैरिजन में एक स्फेरिकल बॉल नीचे जा रही है कितनी स्पीड से? v स्पीड से। अगर v स्पीड से जा रही तो f की वैल्यू बच्चे इस पे जो विस्कस फोर्स आता है वो 6 पाई ईटा rv आता है। सर किधर लगेगा? सर जिधर बॉल जा रही होगी उसके अपोजिट विस्कस फोर्स आएगा। सर मान लो किसी ने इधर बॉल थ्रू करी तो विस्कस फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आएगा। तो विस्कस फोर्स स्फेरिकल बॉडी पे कितना होता है? 6 पाई ईटा आरवी। ये ईटा पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ बॉल पे डिपेंड करेगा और स्पीड पे डिपेंड करेगा। अब अगला डिस्कशन आता है बच्चे कि अगर मैं एक और छोटा सा डिस्कशन है, हम लोग विस्कोसिटी निकालते कैसे हैं? तो लैब में विस्कोसिटी निकालने का तरीका होता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी है टर्मिनल स्पीड। क्लियर? मान लीजिए बेटा आप लैब में गए और लैब में आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया इस तरीके से, और इस कंटेनर में मान लेते हैं अच्छी खासी हाइट का है। या हम लोग बच्चे लैब में हमने कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। तो एक हाइट से आप बॉल को रिलीज करते हो। अच्छा जब बॉल को रिलीज करते हो तो उस समय कौन से फोर्स होंगे? देखो अगर हवा में होगी तो खाली mg होगा, है ना। पानी के अंदर होगी तो mg भी होगा और बुआंसी भी होगा। अगर स्पीड 0 है तो यही दो फोर्स होंगे। सब बॉल डूबेगी क्यों? सर डूबने का यही रीजन है क्योंकि बॉल भारी है। बॉल भारी इसका एमजी एफ से बड़ा है।
अब जब बॉल नीचे पहुंच जाएगी थोड़ा सा तो v स्पीड से चल रही होगी, उस मोमेंट पे एक इस पे mg आएगा और एक इस पे fb आएगा और एक बच्चे इस पे विस्कस फोर्स भी आएगा। क्लियर? तो क्या बॉडी पे कुछ नेट फोर्स लिख सकते हो? ऑफ कोर्स नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वेट माइनस बुआंसी फोर्स माइनस एफ। बच्चे एक बात अच्छे समझो, ये जो दो फोर्स है ना mg और fb, ये कैसे कांस्टेंट फोर्स है, तो फिक्स है। और ये जो भाई साहब चुपचे बैठे हैं ये कैसे फोर्स है? ग्रोइंग फोर्स से। ग्रो कैसे करो? अरे जब बॉल नीचे चलेगी स्पीड बढ़ेगी तो v बढ़ रहा होगा ना, v बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। क्या एक आपको ऐसी स्पीड फील हो सकती है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाए? अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका अंदर समझे क्या होगा? किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होने का मतलब कहीं ना कहीं ये आएगा कि अब उसका एक्सेलरेशन जीरो और उसकी स्पीड फिक्स हो गई, कांस्टेंट स्पीड। तो जब देखा जाए इस लॉजिक से टर्मिनल स्पीड की वैल्यू कितनी आती है? टर्मिनल स्पीड वो होती है जिस स्पीड पे वेट और बॉयंसी का डिफरेंस कंपनसेट हो गया किससे? विस्कस फोर्स से। तो विस्कस फोर्स तो क्लियर है किसके इक्वल हो गया? 6 पाई ईटा आर वी। mg कितना हो जाएगा बच्चे? 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रो एस जी माइनस 4 पाई आर क्यूब बाय 3 रो एल जी। तो यहाँ से बच्चे v की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पाई 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 कैंसिल हो गया और 2 बाय 9 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल जी डिवाइड बाय ईटा। तो अगर आपसे को पूछे कि टर्मिनल स्पीड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यू विल से इट विल डिपेंड अपॉन रेडियस स्क्वायर, इट विल डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट विल डिपेंड अपॉन डेंसिटी एंड लिक्विड का जो डिफरेंस है ना। तो फैक्टर्स को ध्यान रखिएगा अच्छे से, तो आपका डिस्कशन आएगा। आगे बच्चे आपसे पूछ सकते हैं कि सर मेरे पास एक बॉल थी जिसकी टर्मिनल स्पीड r1 थी, जिसकी रेडियस r1 थी, उसकी टर्मिनल स्पीड v1 थी। एक बॉल थी जिसकी रेडियस बच्चे r2 थी और उसको मैंने डिप कराया v2 हो गई। अगर मैं दोनों को क्लब करके एक नई बॉल बनाऊं तो बताइए टर्मिनल स्पीड कितनी होगी? ठीक है, तो स्पीड r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और दोनों ब्रॉड को मल्टीप्लाई करके, जैसे r1 स्क्वायर प्लस r2, सॉरी मैं यहाँ पे गलत हूँ, r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब किसके इक्वल होगा? r क्यूब। r1 जहां पे आ रहा था बच्चे, जैसे v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, वैसे r1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, आप ऐसे लिख सकते थे रूट v करके। तो सिंपल सा बच्चे, जहाँ r1 आएगा वहां पे रूट v1 टू द पावर 3, r2 जहाँ आएगा रूट v टू द पावर 3 और r3 क्या हो जाएगा? रूट v टू द पावर 3। तो अब देखो कोई अच्छा तो डिस्कशन नहीं मिला, पर ठीक है, v1 टू द पावर 3 बाय 2 v टू द पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा? v टू द पावर 3 बाय 2। तो अगर दो स्पीड्स आपको पता है तो उससे नेट स्पीड आपको मिल सकती है। एग्जाम में आ जाए ये से 64 से जा रहा है, ये 49 से जा रहा है, तो इसकी स्पीड बताइए, यू कैन सॉल्व इट। डन। ये डिस्कशन बच्चे आपका मैंने जो दिया वो टर्मिनल स्पीड का आ गया, स्टोक्स लॉ का आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया। ये कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको दिया। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। सर वो नोट सेंड कर देना ग्रुप में। अर्षित यस ठीक है सर। कर दूंगा आपको। डन है। अब बच्चे इसमें देखो है तो बहुत सारी वैरायटी, जैसे अगर मैं बहुत डेप्थ में जाना चाहूँ तो मैं देखो इनफैक्ट बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, मुद्दे की बात है कि पूछे कि जिससे टर्मिनल स्पीड कैसे आई, क्योंकि अब आप लोग 11th कम में पढ़ चुके हो, पॉइंट सारा 12th के रिवीजन में चल रहा, तो हम लोग थोड़ा सा इसे इसकी कैलकुलस पे डिस्कस कर सकते हैं। टेक्निकली बच्चे इस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना हुआ mg, अपवर्ड फोर्स कितना हुआ बॉयंसी फोर्स, और आपका अपवर्ड फोर्स 6 पाई ईटा आरवी आ गया। अगर मैं पूछूं सर ये बॉडी में अभी नेट फोर्स पूछा जाए तो बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है mg माइनस fp
-6 बाई ईटा आरवी आ गया बच्चे आपके पास। क्लियर? श्योरली mg माइनस fb एक कांस्टेंट है जो बॉडी को नेट फोर्स इनिशियल मिला था, तो इसको आप C1 लिख दीजिए। 6 बाई ईटा आरवी को आप C2v लिख दीजिए और नेट फोर्स को mdv/dt, और क्यों ना आप m को भी C1 C2 में ही एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका dv/dt की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी आ जाती है? तो सिंपल g माइनस, एक मिनट रुके, मैं इसको यहाँ पे C1 C2 नहीं लिखता हूँ, mg माइनस fb माइनस 6 बाई ईटा आरवी लिखा है ना। तो आपके वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? g माइनस बॉयसी फोर्स डिवाइड बाय m माइनस 6 बाई ईटा आर डिवाइड बाय m इंटू v। ना आपके पास टाइम है बच्चे कि मैं चाहूँ तो इस टर्म को कांस्टेंट लिख दूं, इस टर्म को कांस्टेंट लिख दूं, और कैलकुलस के टर्म में अगर देखा जाए तो dv/dt विल बी लाइक c1 माइनस c2v। dv डिवाइड बाय c1 माइनस c2v अगर आप लिखते हो, इधर dt लेते हो, वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे तो काउंटिंग जब स्टार्ट करी तो बॉल को आपने ड्रॉप किया था और थोड़ी देर बाद स्पीड पूछी जाए तो सबको क्लियर है बच्चे? वैल्यू कितने देगी? 1 माइनस c2 log c1 माइनस c2v फ्रॉम 0 to v इक्वल टू t। अब सब अच्छे बच्चे सबको क्लियर है? बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ रही है, dq डिवाइड बाय c माइनस q इक्वल टू dt करके, याद आ रहा है? तो कैप्सूल की चार्जिंग वाली इक्वेशन रिपीट होती है यहाँ पर। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log c1 माइनस c2v माइनस log c1 इक्वल टू माइनस c2t। तो c1 माइनस c2v, इसको log a माइनस log b को हमने बेटा log a बाय b हमेशा लिखा है, तो log c1 माइनस c2v डिवाइड बाय c1 इक्वल टू माइनस c2, तो c1 माइनस c2v इज इक्वल टू डिवाइड बाय c1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस c2t। इसको ठीक से लिखोगे तो v की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी आपकी? c1 उस साइड गया, शिफ्ट करोगे तो c1 बाय c2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस c2t। ग्राफ बेटा बता सकते हो कैसा आएगा? जैसे कैप्सूल में चार्जिंग में q इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय rc होता था, बिल्कुल वैसे ग्राफ होगा। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो क्वांटिटीज आप अपनी तरफ से चिपका सकते हो, है ना। अगर मैं चार्जिंग और कैप्सूल का Q पिक करूं, टर्मिनल वेलोसिटी का V पिक करूं, या फिर रेडियो एक्टिविटी में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था प्रोडक्ट की बात करूं, तो इन सब के ग्राफ बच्चे एक जैसे आते हैं। ठीक, जैसे जैसे आपका चार्ज कांस्टेंट हो जाता था एक टाइम के बाद, वैसे स्पीड कांस्टेंट होती है, वैसे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कांस्टेंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद। क्लियर? डन? तो ये आपकी स्पीड आती है। अगर कोई पूछे ये ग्राफ V का है तो A का ग्राफ कैसा होगा, तो A का ग्राफ बेटा जैसे जैसे आपकी स्पीड, शुरू में A क्या था बच्चे? ज्यादा था, धीरे धीरे बच्चे A जिस पॉइंट से स्पीड कांस्टेंट होती है उस पॉइंट से A क्या हो जाता है बच्चे? 0 हो जाता है। तो एक पॉइंट का जहां से स्पीड कांस्टेंट होगी उस पॉइंट से आप बोल सकते हो कि सर A की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, जहां से स्पीड कांस्टेंट होगी। Is this point clear to all? Any doubt? Yes. तो ये बेटा एक फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने आपको क्विक रिवीजन दिया है ना। इसमें सारे पॉइंट्स कवर किए हमने। भाई प्रेशर कैसे वेरी करता है, प्रेशर वर्टिकली कैसे वेरी करता है, बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट, मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट, फोर्स का कॉन्सेप्ट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, तो जो भी आपका है वो सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप एक अच्छे सेट को कंप्लीट करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के जाएं। जेईई मेंस का जो पैटर्न है या नीट का जो पैटर्न, जो भी आपके एग्जाम्स है उसका जो पैटर्न है उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी है, पर एक बार आपको एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। ओके, मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा।